आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। आखिर हम एल्गोरिदम्स के कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जिसके हेल्प से एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में देखा है। हमने समझा है कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या अलग तरह के कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकते हैं। हम लोग मेनली अपने कोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। और हमने ये भी समझा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स। एक एल्गोरिदम अगर दिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वही है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम ऐसे बताने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो बात सही है, वो कुछ समय लेगा। उस टाइम को हम एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं कि हाँ, वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो एक्चुअली रियल में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट एक्चुअली क्या है कि वो एक्चुअल टाइम वो मशीन डिपेंडेंट है। जिस मशीन पे आप रन करेंगे उसके हिसाब से टाइम होगा। मशीन का क्या आर्किटेक्चर है, कैसा प्रोसेसर है, कैसा रैम है, और उस हिसाब से क्या होगा, एक्चुअल टाइम पता चलेगा। तो बिना रन किए एल्गोरिदम को एक मशीन पे हम एक्चुअल टाइम पता नहीं कर सकते हैं। जबकि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम काउंट कर सकते हैं कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना। एक एल्गोरिदम तुमने लिखा है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो यहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ठीक है, कई बार वो इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमें बताना पड़ता है कि इनपुट का साइज़, जैसे एक एरे हमने इनपुट में लिया, उसका साइज़ n था, तो अंदर हमें लूप लगाना पड़ा है या कुछ करना पड़ा है। उस कारण से n के टर्म्स में हम नंबर ऑफ स्टेप्स को बताते हैं। ऐसा करने पे कैसे हम दिखाएं उस क्या कहें इसे, कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना। तो हमने समझा कि 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। ये कैसे हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इनका नाम है बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ये तीनों कैसे होते हैं, एक नज़र में हम लोग अभी समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ये है फंक्शन ऑफ n इज ऑर्डर ऑफ gn। दो फंक्शन हमने लिया है, एक है फंक्शन fn, दूसरा है gn, और हम कह पा रहे हैं कि फंक्शन fn इज ऑर्डर ऑफ gn। कब कह पा रहे हैं? जब फंक्शन ऑफ fn इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू c इंटू gn। ठीक है, सेम इनपुट को इस फंक्शन fn में देंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हमने इस ग्राफ में वो वैल्यू दिखाया है। ठीक है, इस फंक्शन fn में n के कुछ वैल्यू होने पे फंक्शन fn का कुछ वैल्यू आता है। वो कभी n जब इतना छोटा था तो यहाँ पे आता था, n जब इतना था तो यहाँ आता था, n नॉट पे यहाँ आता था, n नॉट प्लस 1 पे यहाँ आता था। ऐसे करके बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम g भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन में जब n इनपुट देते हैं तो उसका भी कुछ वैल्यू होता है, वो भी आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, ऐसा कुछ है। एक्चुअली ये जो प्लॉट हुआ है, ये c इंटू जी एन प्लॉट हुआ है, c इंटू जी एन। ठीक है, सम कांस्टेंट इंटू जी एन। जी में n दिया तो कुछ वैल्यू निकला, उसे c से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, हमारा बस इतना कहना है कि फंक्शन fn का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल होता है, हमेशा छोटा या बराबर होता है सम कांस्टेंट c इंटू जी एन से। क्या ऐसा है यहाँ पे? ये जो लाइन है, ये वाला पॉइंट जो है, जब n का वैल्यू n नॉट या n नॉट से बड़ा है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस ग्राफ में मैं देख पा रहा हूँ। जब n नॉट से छोटा था तब मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तब कभी फंक्शन fn का वैल्यू c इंटू जी एन से छोटा भी था, कभी बड़ा भी था, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन एक n नॉट है जिसे हम कह रहे हैं n
जब n नॉट हो, यानी कि एक वैल्यू होता है, इसे हम कहते हैं जब n सफिशिएंटली लार्ज हो, एक बेस कंडीशन टाइप से समझें कि जब वो काफ़ी बड़ा हो, है, तब जब n का वैल्यू थोड़ा बड़ा हो, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू जितना भी बड़ा होते जाए, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, fn इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn। तब हम कह पाएंगे कि fn इज ऑर्डर ऑफ gn। इसी तरह से ओमेगा जो है वो थोड़ा उल्टा है। इसमें हम क्या कहते हैं कि फंक्शन fn का वैल्यू जो है हमेशा बड़ा है या बराबर है सम कांस्टेंट वैल्यू c इंटू gn के। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि n का वैल्यू जब n नॉट या n नॉट से बड़ा है तो fn का वैल्यू हमेशा c इंटू gn से बड़ा है। ठीक है, बड़ा या बराबर कह रहे हैं, इससे पहले कुछ कह नहीं सकते हैं, छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए ये n नॉट जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के बेस पे हम कह पाते हैं कि हाँ, n नॉट से जब बड़ा है वैल्यू तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, fn इज ओमेगा ऑफ gn। fn इज थीटा ऑफ gn कब कह पाते हैं? जब हमारा fn जो है एक कांस्टेंट वैल्यू c1 और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू c2, एक कांस्टेंट वैल्यू cn का यूज करके वो ओमेगा ऑफ gn है, एक कांस्टेंट वैल्यू c2 का यूज करके वे ऑर्डर ऑफ gn है ना। जब ऐसा है केस तब हम कह पाते हैं fn इज थीटा ऑफ gn, है ना। इस केस में क्या है, fn इज थीटा ऑफ gn कब कह पाए? जब वो बड़ा है सम कांस्टेंट वैल्यू c1 इंटू gn से, और जब वो छोटा है या बराबर है c2 इंटू gn से, है ना। दो कांस्टेंट वैल्यू c1 c2 के बीच में है ये fn। जब ऐसा केस है तो हम कह पा रहे हैं fn इज थीटा ऑफ gn। इन अ वे मैं ऐसा बताना चाहूँ कि जो हम कह पा रहे हैं fn इज ऑर्डर ऑफ gn, तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि gn जो है वो fn का अपर बाउंड है ना। ये कितना भी बड़ा होगा n नॉट के बाद, है, n नॉट के बाद fn कितना भी बड़ा होगा तो cn c इंटू gn से बड़ा नहीं होगा, है। और जब हम ओमेगा का बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोअर बाउंड बताते हैं। क्या बताते हैं? लोअर बाउंड। मतलब क्या है कि सॉरी, ये जब n का वैल्यू n नॉट या n नॉट से बड़ा हो जाएगा तो fn का वैल्यू, दिस फंक्शन f का वैल्यू समझ लीजिए, इस फंक्शन fn का वैल्यू ये c इंटू gn से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा, कभी इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोअर बाउंड है। ठीक है, ये टाइट बाउंड है। टाइट बाउंड है मतलब हम बता रहे हैं कि ये थीटा ऑफ gn है, यानी कि fn इज थीटा ऑफ gn, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू c1 इंटू gn इसका लोअर बाउंड है और एक कांस्टेंट वैल्यू c2 इंटू gn इसका अपर बाउंड है। ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगा। कब? जब n का वैल्यू n नॉट से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो अभी के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आगे हम लोग एक एक करके बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन का एक एक करके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।